27 साल बाद, सोचो 27 साल के बाद आप जीते, और 27 साल के बाद भी कैसे जीते, सारे कुकर्म करके। आज देखो गरीब लोगों के साथ, जहाँ कहते थे झुकी जहाँ झुकी वहां मकान, वहां पे देखो जहाँ झुकी वहां इन्होंने मैदान बना दिया। 1 लाख से ज्यादा करीब यहाँ उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, इसको उनको विस्थापित कर दिया, सड़क पे बेचारे रो रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कौरवों की सेना, हमें रोकना चाहिए, हमें इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप सोचते हो कि जेल जाकर अरविंद केजरीवाल जी टूट जाएंगे, हमारी पार्टी टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। हम जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफा दिया तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं डिसाइड किया कि आतिशी जी मुख्यमंत्री बने। आज हमारी कोई औकात नहीं, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जीते हुए, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से जीते। और आतिशी जी का जो कार्यकाल था छोटा जरूर था, लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। आतिशी जी बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित हुई। आप सिर्फ विचारधारा को देखकर आ गए थे, या आपका चुनाव लड़ने का एस्पिरेशन था, या उस वक्त कुछ सोचा ही नहीं, आप आ गए एकदम से पॉलिटिक्स में? मैं जब पॉलिटिक्स में आया था तो मतलब मैं एक विचार से जुड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी के विचार से जुड़ा, और मुझे लगता था कि जो गलतियां जेपी के आंदोलन में हुआ, जिस तरह की चीजें हुई, जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हुए, हो सकता है कि उससे भी बड़ा आंदोलन, ये अन्ना आंदोलन बने, ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बने, और हम जैसे लोग इसी सोच के आए थे कि कंप्लीट व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, एक पॉलिटिकल चेंज आएगा, और ये जो घिसी पिटी व्यवस्था है जो चली आ रही है पिछले 3 सालों से, उसको तो उखाड़ कर फेंक देंगे। इस विश्वास के साथ आए थे। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये दूर दूर तक दिमाग में नहीं था, लेकिन ये विश्वास जरूर था कि सब कुछ बदल के रहेगा। फिर संजोग ऐसा हुआ कि 2013 में चुनाव हुए, और फिर 49 दिन की सरकार बनी, और फिर आपको पता है कि सर ने रिजाइन कर दिया था, और फिर राष्ट्रपति शासन। तो 49 दिन की सरकार के दौरान ही सर की तरफ से मैसेज आया कि आप किराड़ी जाओ, क्योंकि किराड़ी प्रवासियों का क्षेत्र है, पूर्वांचल में लोग हैं, वहाँ पे कुछ लीडरशिप का इशू था। तो सर ने बोला कि आप वहाँ जाओ, वहाँ से किराड़ी। अभी एसआईआर बिहार पे काफी बवाल है, तो बिहार में एसआईआर क्यों नहीं कराया जाना चाहिए? विपक्ष बार बार एक ही सवाल लेकर खड़ा हो जाता है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन है, एसआईआर तो होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? एसआईआर करिए, आपका अधिकार है, लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है वो टाइमिंग पे उठ रहा है और तरीके पे उठ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है घुसपैठिए है या वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, उसकी एक गहन जांच करिए ना। लेकिन क्या होता है, वो मेरिट पे होना चाहिए, सही समय से होना चाहिए, ताकि मान लीजिए भगवान ना करे कुछ इधर उधर होता नहीं है, तो एक समय तो हो उसको करेक्ट करने का। दिल्ली में एमएलए की टेंशन बहुत कम है, तो चला रहे हैं, खुद ही चला लेते हैं, क्योंकि आज तो आपने बुलाया था तो खुद ही चला करके आ गए। तो मतलब कहना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम पे ही ध्यान दिए, आप लोगों ने अपने और पूरे क्या, काम पे। आप पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारे साथ हमारी
और वो लोन भी हमने अपने दोस्तों की मदद से और अपनी सेविंग से और बहुत सारी चीजें करके फिर किसी किसी तरीके से उसको बाद में रीपे किया। तो ये आपने ठीक कहा कि बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो आप जब पॉलिटिक्स में आए थे तो आपको लगा था कि आप एक दिन चुनाव लड़ेंगे, या फिर आप सिर्फ विचारधारा को देखकर आ गए थे, या आपका चुनाव लड़ने का एस्पिरेशन था, या उस वक्त कुछ सोचा ही नहीं आप आ गए एकदम से पॉलिटिक्स में? मैं जब पॉलिटिक्स में आया था तो मतलब मैं एक विचार से जुड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी के विचार से जुड़ा था, और मुझे लगा था कि जब जिस तरह का एनर्जी था, जिस तरीके की बातें थी, जिस तरह के विचार थे, मुझे पूरा भरोसा था कि हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के बारे में पढ़ते थे, सुनते थे, स्टूडेंट लोग, कॉलेज के स्टूडेंट लोग और सब लोग जो है सो कूद गए और उन्होंने सब कुछ उथल पुथल कर दिया, पूरी व्यवस्था बदल। तो सच मायने में बैक ऑफ द माइंड जो है जेपी के आंदोलन का एक प्रभाव है। और मुझे लगता था कि जो गलतियां जेपी के आंदोलन में हुआ, जिस तरह की चीजें हुई, जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हुए, हो सकता है कि उससे भी बड़ा आंदोलन, ये अन्ना आंदोलन बने, ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बने, और हम जैसे लोग इसी सोच के आए थे कि कंप्लीट व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, एक पॉलिटिकल चेंज आएगा, एक कम से कम जो है सो वैकल्पिक राजनीति को तो इस देश में स्थापित करेंगे, और ये जो घिसी पिटी व्यवस्था है जो चली आ रही है पिछले 3 सालों से, उसको तो उखाड़ कर फेंक देंगे। इस विश्वास के साथ आए थे। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये दूर दूर तक दिमाग में नहीं था, लेकिन ये विश्वास जरूर था कि सब कुछ बदल के रहेगा। वो जोश, वो जुनून, वो विचार उस आंदोलन के अंदर हमें महसूस हुआ, हमने देखा, और शायद उसी से प्रेरित होकर के। और मुझे ऐसा लगता है कि कई हद तक आप सही भी हैं कि जैसे कन्वेंशनल पॉलिटिक्स हम जैसे लोग देखते आए कि मतलब पॉलिटिशियन का मतलब हमारे लिए सही बताएं तो वो कुर्ता पजामा और एक टोपी लगाए हुए लोग ही समझ में आते थे। अरविंद केजरीवाल जी की एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि उन्होंने पॉलिटिक्स एक नया रूप दिया, क्योंकि सबसे मजेदार बात यह है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम विधायक जी के बच्चों के बारे में, की शादियों के बारे में सुनते थे। एक आम आदमी पार्टी ऐसी थी जिनकी विधायक की शादियों में हमने देखा कि विधायक की शादी हो रही है, तो काफी युवा आए। फिर आपने एक हद तक चेंज भी लाया पॉलिटिक्स के अंदर, एक नए तरीके की पॉलिटिक्स आई, युवा आए पॉलिटिक्स में। तो जब आपको टिकट ऑफर हुआ, जब अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई, तो सबको ऐसा लगा था पता नहीं पार्टी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि अन्ना आंदोलन एक अलग चीज था। हम लोग वो सारे खबरों से बेफिक्र होकर के अपनी तैयारी में लगे हुए थे। 1 साल तक लगातार तैयारी करी,
वहाँ पे। और फिर जब चुनाव हुए तो फिर मुझे आज भी याद है, मैं तो कई बार उसको मतलब याद करके भी इमोशनल हो जाता हूँ कि सर आए थे मतलब चुनाव में टिकट क्लियर होने के बाद, और ऐसे मंच लगा हुआ था और हजारों की संख्या में लोग थे, और सर ने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, पर मेरे से भी बड़ा फक्र है, इसको वोट ही नहीं इसको नोट भी देना। और आपको यकीन नहीं होगा वरना जी, मतलब मुझे उस वक्त लगभग 19 लाख रुपया लोगों ने चंदा दिया, और मतलब पार्टी ने फिर बाद में कुछ पार्टी ने भी हेल्प करी थी। पूरा इलेक्शन सोचो जनता के पैसे से मैं लड़ा, मतलब मेरे पास चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं थे, और मतलब हमारे पिताजी तो पहले से नाराज थे कि पॉलिटिक्स में आके अपना सब कुछ करेगा। तो सर ने कहा, और सर के अपील का ये असर हुआ, लोगों ने मुझे पैसा दिया, लोगों ने चंदा दिया, मतलब बाद में भी दे दे, मतलब सभा के बाद में भी उनको ये पता लगा कि सर ने अपील करी है। तो ये बात सर ने बहुत मतलब मन से कहा कि मेरे से भी बड़ा फक्र है, तो इसको चुनाव में वोट ही नहीं इसको नोट भी देना, लोगों ने दिया, और मैं जीता सर के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से, और जनता के पैसों से जीता था, जनता के पैसों से चुनाव लड़ा था। तो ये चीज आपको मतलब आप अगर पॉलिटिक्स का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे एग्जांपल्स बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तभी तो अरविंद केजरीवाल का एक जो मॉडल है उसको तभी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और शायद इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के इसको डिस्कस मेरे जैसे दर्जनों युवा हैं जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया, और इस बात को हम लोग किसी भी चौराहे पे, किसी भी लोग कहीं पे भी खड़े होकर इस बात को। तो आप जैसे इतने कम एज में एमएलए बन गए, आप 26 साल में एमएलए बने हो। हाँ, उस वक्त मैं यंगेस्ट था। हाँ, आप 26 साल में एमएलए बने। आपको देखो क्या होता है ना, कभी-कभी जब सफलता बहुत कम उम्र में मिल जाए तो लोग वो संभाल भी नहीं पाते, लेकिन आप 2 टर्म में मिले, तो क्या आपने काम को सीखा, या कुछ कुदरती चीजें थी, या फिर लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, हम बिहार यूपी के लोग, जो पूर्वांचल के लोग होते हैं, उनके अंदर पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत हमारे कहते हैं ना खून में होता है। क्योंकि शायद ऐसे वातावरण से, ऐसे माहौल से, या ऐसे परिवार से हम लोग आते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स की चर्चा खूब होती है। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना एक बात है, लेकिन जब राजनीति में आए थे तो जाहिर सी बात है हम लोग नौसिखिया थे, कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे खूब गलतियां भी करी, ऐसा नहीं है सब कुछ ठीक ही किया, रोज गलतियां भी करते थे, लेकिन उससे सीख करके, और मैं जिस इलाके से आता था वो मतलब कंप्लीटली बिहार यूपी के प्रवासी लोगों का इलाका है, और बहुत काम की जरूरत थी, बहुत सारे काम किए हैं, अभी भी बहुत सारे काम चल रहे हैं सर के आशीर्वाद से, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप सोचो कि दिल्ली का सबसे बड़ा सीवर प्रोजेक्ट किरानी में चल रहा है, 10-10 नए स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए लैंड लिया, डीडीए से 28 एकड़ जमीन हम लोगों ने खरीदा, बस डिपो बना रहे हैं, फायर स्टेशन बना रहे हैं, यूजीआर बना रहे हैं, 10 नए स्कूल बना रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल बना रहे हैं, 15 मोहल्ला क्लिनिक्स वहाँ पे बनाया है, बस जहाँ पे हजारों लोगों को फ्री में सारी दवाइयाँ और सारी सुविधाएं मिल रही है, और अनथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर में ड्रेनेज पे काम हो, सीवरेज पे काम हो, सड़कों पे काम हो, सारे काम। लेकिन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, जो आज भी चल रहे हैं। मुझे लगता है अगले 1-1.5 साल में वो सारे प्रोजेक्ट जब पूरे हो जाएंगे, तो आज भी मैं जब उन स्कूल्स को देखता हूँ, आज भी मैं जब उन सारे प्रोजेक्ट्स को देखता हूँ, तो मुझे संतुष्टि केवल इस बात की मिलती है कि कई बार आप ये सोच के पेड़ नहीं लगाते हो कि शायद उस पेड़ का फल आप खाओगे नहीं खाओगे, लेकिन आपको पेड़ लगा करके एक संतुष्टि होती है, जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसका फल कोई तो खाएगा, उसकी छाया का मतलब उसकी छाया में कोई तो बैठेगा, उसकी छाया का जो है सो बेनिफिट किसी को तो मिलेगा। तो शायद आज मैं जब पिलाड़ी का विधायक नहीं भी हूँ, पर जब मैं स्कूल्स को देखता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक्स को देखता हूँ, सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे इस बात की संतुष्टि होती है कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने चुना, जो काम आपने किया, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है वो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा मोटिवेट, आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ है, और उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। तो आप जब एमएलए बने तो एक जैसे क्या हो रहा है कि दिल्ली में देखिए आज की दिल्ली और 10 साल के पहले की दिल्ली बहुत फर्क है। बिहार से आए हुए लोगों को या बिहारियों को उस वक्त एक अलग नजरिए से देखा जाता था। मैं खुद बिहार की और मैंने उसको फेस किया है।
लोग बिहारियों को ज़्यादा पसंद नहीं कहते थे, बिहारी कह के बुलाते थे। तो क्या आपको वो चैलेंज फेस करना पड़ा अपने समय में जब आपने चुनाव लड़ा? तो बिहारी होने की वजह से कहीं आपको ये तो नहीं कि लोगों ने इग्नोर किया या इस तरह की कोई चैलेंजेस आपके सामने आए हों? देखिए, जीवन में जब आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो ऑब्स्टेकल्स अच्छी चीज होती है, चैलेंज होना चाहिए, बिकॉज चैलेंजेस आपको जीवन में ज़्यादा दूर तक लेके जाए। तो हर स्टूडेंट को ये सब चीज़ें फेस करना पड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी आज बिहार के लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, पूर्वांचल के लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, देश भर में, चाहे मैं यूपीएससी के रिजल्ट्स देखता हूँ, चाहे मैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को देखता हूँ, चाहे मैं पॉलिटिक्स में देखता हूँ, और देश में नहीं, दुनिया भर में मैं आपको बताऊँ, मॉरिशस, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाड, सूरीनाम, तो इन देशों के अंदर में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बिहार के हैं, आप सोचिए। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब उन सब चीज़ों से ये इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसा तो नहीं है कि उनके जीवन में ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा, बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आए। तो आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो इससे अच्छा है कि चीज़ों को इग्नोर करिए और जीवन में आगे बढ़िए, और यही हम सब ने किया है। फोकस अपने जो आपने सोच लिया उसको, मछली की आग पे अर्जुन की तरह जो है सो नजर, तभी आप जीते भी। जैसे मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि हमने भी युवा के बारे में चर्चा कर, आप सबसे युवा एमएलए भी बने। अब जैसे बहुत सारे युवा हैं, वो ये भी कहते हैं बहुत सारे पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्टेड भी होते हैं, बट कुछ युवा ये कहते हैं पॉलिटिक्स में क्यों आए, क्यों नहीं एक अच्छी नौकरी की जाए, हम यहाँ से पढ़े, देश विदेश जाके अच्छा कमाते हैं, हम वहाँ कमा रहे हैं। तो एक युवा को पॉलिटिक्स से क्यों जुड़ना चाहिए? क्या संदेश रहेगा आपका उन युवाओं के लिए? हमारे नेताजी अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक बात कहते हैं कि लोग हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर पॉलिटिक्स को बहुत गंदी चीज मानते हैं। बोलते हैं पॉलिटिक्स तो कीचड़ है, इस कीचड़ में नहीं जाना है। पर सवाल ये है कि जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो गंदे लोग भी बचेंगे, गंदे लोग भी रहेंगे। तो अगर आप मानते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज है, पॉलिटिक्स कीचड़ है, गंदे मतलब केवल गंदे लोग हैं पॉलिटिक्स में, तो अच्छे लोगों को आना पड़ेगा, बीड़ा उठाना पड़ेगा, चीजें बदलनी पड़ेगी। जब तक युवा नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं आएंगे, तो ये गंदगी कैसे साफ होगी? और यही सोच के अगर हम लोग भी पीछे हट जाते, तो जो आम आदमी पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर में जो इतनी बड़ी राजनीति को स्थापित किया, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को स्थापित किया, आज शिक्षा की बात हो रही है, स्वास्थ्य की बात हो रही है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति की बात हो रही है, उनके भले की बात हो रही है, गरीब आदमी को जो है सो बेनिफिट्स देने की बात हो रही है, उनके जेब में पैसा कैसे आए, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, अच्छी अर्थव्यवस्था कैसी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, इस मॉडल की जो चर्चा आज हो रही है। सोचो कि अगर हम सब लोग नहीं आते राजनीति में तो आज ये मॉडल ही नहीं होता। वो एक घिसी पिटी राजनीति चल रही थी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, है नहीं? तो आपको ये समझना है कि अगर इस घिसी पिटी राजनीति को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है, पूरे देश में अगर आपको एक वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करना है, तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, राजनीति में आना पड़ेगा। चैलेंजेस है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, गंदगी है, लेकिन उस गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू उठाना पड़ेगा और आना पड़ेगा और बीड़ा उठाना पड़ेगा। इसी से साफ होगा, और साफ करने का कोई और तरीका नहीं। ऋतुराज जी, थोड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। आपने काम भी किया पार्टी के लिए, आप शुरू से पार्टी के साथ जुड़े रहे। आप जैसे अभी आपने खुद भी बोला कि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत काम कराए, इतने मोहल्ला क्लिनिक करवाए, सबसे बड़ा सीवर वहाँ पे लाइन बन रही है, बहुत सारे काम किए। क्या कारण था कि पार्टी में आपको टिकट नहीं मिली? और एक चीज मैं हमेशा सुनती आ रही हूँ आप आदमी पार्टी के हर एमएलए और पार्षद से, हर नेता से, कि बीजेपी आपको तोड़ने के लिए पैसे ऑफर करती है। तो जब आपकी टिकट कटी तो क्या बीजेपी ने आपको पैसे नहीं ऑफर किए, या सिर्फ एक वैसी प्रोपेगेंडा था कि बीजेपी पैसे ऑफर करती है? या यदि पैसे ऑफर करते तो आप क्यों नहीं पार्टी छोड़ कर गए? अन्य कई नेता आपकी पार्टी के चले गए पार्टी को छोड़कर। देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या होता है कि दिल्ली के अंदर में पिछले कुछ सालों में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। एक पार्टी है, आप सोचिए कि आम आदमी पार्टी वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करने के लिए आई है, लेकिन जो जमे हुए घाव है, आपको मैं बताऊं, 1885 में कांग्रेस पार्टी पैदा हुई थी, एक अंग्रेज ने किया था, एओ ह्यूम ने।
कांग्रेस पार्टी लगभग 140 साल पुरानी है। 1925 में आरएसएस पैदा हुई थी नागपुर में, जो कि डॉक्टर हेडगेवार ने करी, और अभी 2025 यानी कि 100 साल की लगभग भाजपा भी हो गई है। आरएसएस के विचारधारा से पहले जो है हिंदू महासभा बना, फिर जनसंघ बना, फिर भारतीय जनता पार्टी बना, बेसिकली एक ही कुल बात। तो सोचिए कि 140 साल पुरानी कांग्रेस को और 100 साल पुरानी भाजपा और आरएसएस को अरविंद केजरीवाल जी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जमे हुए खिलाड़ी थे। तो पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया कि इनको काम मत करने दो, उल्टे सीधे आरोप लगाओ, इनको जेल भेजो, ये महाभारत है। एक तरफ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं और एक तरफ ये पांडव है। उन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को इस बात से चिढ़ है कि हस्तिनापुर का जो गद्दी है वो किसी भी तरीके से हम पांडवों को लेने नहीं देंगे। तो इस राजनीति के महाभारत के अर्जुन है अरविंद केजरीवाल, जो कि एकदम आंख में खटक रहे हैं कर्ण के, दुर्योधन के, धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों। तो उसको निपटाने के लिए जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, उस चक्रव्यूह में 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं, कभी नेताजी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, अर्जुन भी जेल में, युधिष्ठिर भी जेल में, भीम भी जेल में, नकुल भी जेल में, सहदेव भी जेल में, सबको जेल में डाल दिया। क्या तो उनको लगा कि महाभारत का जो जंग है जीत जाएगा। इसके चक्कर में इन्होंने क्या किया, सारे प्रोजेक्ट, सारे काम, सब कुछ इन्होंने ठप करने की कोशिश करी, सब कुछ को इन्होंने डिले करने की कोशिश करी, और जिसके चलते जितने भी मैं प्रोजेक्ट्स आपको बता रहा हूँ वो सब डिले हो गया, ताकि लोग नाराज हो जाए, लोग गालियां दें। इसी के चलते आपको पता है कितनी षड्यंत्र की गई, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, गुंडागर्दी करी, सारा तंत्र का इस्तेमाल किया, क्योंकि दिल्ली जो है सो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर में एक ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम है कि जो कि हम अर्ध राज्य के भी मतलब सरकार नहीं चला रही। तो ये सारा जो तिगड़मबाजी की गई, जिसका नुकसान पार्टी को भी हुआ और हम जैसे लोगों को भी हुआ, है ना। पॉलिटिकल पार्टी देखिए कभी भी कोशिश यही करेगी कि देखिए हम कहीं अगर लोग नाराज हैं तो लोगों की बात सुनना उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं बोलता हूं कि अगर अपनी पार्टी के लिए, अपने देश के लिए अगर हमारी टिकट 100 बार भी काटी जाएगी तो हम लोग जैसे योद्धा तैयार हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति में एमएलए एमपी बनने नहीं आए। आज भी मैं बोलता हूँ, हम लोग जिस उद्देश्य से आए थे, जिस विचार को स्थापित करने के लिए आए थे, हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महाभारत के इस युद्ध में एक तरफ हमारे पास ऑप्शन था कि आप धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ, कौरवों के साथ खड़े होंगे, या आप टिकट कटने के बाद भी हमारे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव यानी पांडव के साथ खड़े होंगे। तो हमने चुना कि चाहे इस महाभारत के जंग में हम धर्म के साथ हैं, हम वहां खड़े हैं जहां कृष्ण खड़े हैं, हम पांडव के साथ हैं। चाहे उसके लिए पैसा ऑफर किया जाए, टिकट ऑफर। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता जो है सो जो 10 साल विधायक रहा, उसको भाजपा जो है सो कोशिश नहीं करेगी तोड़ने की? खूब कोशिश की। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, क्या बोलते हैं, दुर्योधन की सेना ने और कौरवों ने खूब कोशिश करी, लेकिन नहीं, ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में हम पांडव के साथ थे और इस बात की खुशी है। और आप अगर देखेंगे तो मुझसे ज्यादा सीनियर कार्यकर्ता मिलेंगे आपको पार्टी में, मुझसे ज्यादा काम करने वाले लोग मिलेंगे आपको पार्टी में, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लोग मिलेंगे, और वो लोग निष्ठापूर्वक पिछले 10-12 साल से लगे हुए हैं। और आज तक ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको निगम के टिकट लगे हुए और वो आज भी लगे हुए हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ तो अपने को समझ में आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है राजनीति का। तो एक बार मुझे याद है कि भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने टीवी चैनल पे मुझसे ऐसे ही मतलब मुझे डिमोरलाइज करने के लिए कहा कि देखो इनका तो केजरीवाल जी ने टिकट काट दिया है, ये आ गए हम उठा के टीवी चैनल पे केजरीवाल जी की बखान कर रहे हैं, मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं उनकी बात सुनता रहा, क्योंकि मुझे पता था वो तो मुझे डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, ताकि सब लोग जो है सो टीवी छोड़ के भाग जाए और ये
एकाएक मत हो जाए। हमने उसे कहा, हमने कहा देखिए आप बहुत बड़े नेता हो गए, आप आज भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि आपको आपकी पार्टी ने आज तक एक निगम का टिकट भी नहीं दिया, और मुझे तो मेरी पार्टी ने 10 साल तक विधायक बनाया है, तो इसलिए हम जैसे लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश मत करना। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे और पक्के सिपाही हैं और मरते दम तक रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं पावर एक नशा है, पावर में एक नशा है। जब वो पावर इंसान की एक बार मुंह लग जाती है तो हर कोई ये चाहता है कि उसी पावर को हमेशा झेलते चलते रहे। यदि आपकी जिस तरीके से टिकट कटी, और क्योंकि आप जीते हुए वहां से विधायक थे, लेकिन फिर भी आज आपको मैं देखती हूँ, आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी दिखते रहते हैं, आप हमेशा बड़े अच्छा बोलते हैं भी आप, लेकिन जिस तरीके से आप लगे रहे पार्टी के साथ, इससे पता चलता है कि शायद अरविंद केजरीवाल ने अपना एक वॉरियर तैयार किया है, एक सेना ऐसी तैयार की है कि जिसके पास पावर हो या ना हो, लेकिन वो खड़े वो साथी होंगे। ऐसा मुझे देख के लगा। बाकी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे स्पष्ट होता है। इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, क्योंकि मैं महाभारत और गीता आजकल पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए। एक्चुअली में आपको जीवन की प्रेरणा, धर्म की प्रेरणा बहुत मिलती है, और आपको जीवन में इससे बहुत मदद मिलती है। तो उसमें एक प्रसंग है कि कौरवों ने, यानी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की एक सेना थी, उसका नाम था नारायणी सेना। तो आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी वो कौरवों की तरफ से थी, क्योंकि नारायणी सेना को दुर्योधन ने मांगा और अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। तो सेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसके साथ खड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इस महाभारत के अर्जुन है और उनके साथ में अदृश्य कृष्ण खड़े हैं, जो कहते हैं ना कि कोई तो शक्ति है, हमेशा नेताजी कहते हैं कोई तो शक्ति है जो हमें इतनी सारी चीजों से बचा रही है, मार्गदर्शन दे रही है, वो कृष्ण है। लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण अवतार ना लेकर के वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और हम सबके साथ खड़े हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देखिएगा वो महाभारत 18 दिन में खत्म हो गई थी, लेकिन ये महाभारत चल रही है। हो सकता है 18 साल चले, लेकिन हो सकता है 18 महीने चले। मतलब मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि इस महाभारत में जीत अंत में फिर उसी की होगी जिसके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं, यानी कि पांडवों की होगी। देखिए वैसे तो आपकी गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट इतने लंबे समय तक 10 साल तक रही दिल्ली के अंदर, और जैसे कि आप दावा करते हैं, सारे पार्टी के लोग दावा करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली में बहुत कार्य किया। दिल्ली में उन्होंने शिक्षा नीति पे कार्य किया, दिल्ली में उन्होंने हेल्थ केयर पे कार्य किया, दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, और लोग वो कहते हैं कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या कारण रहा आपको कि आज दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल को 22 सीटें मिली? क्या अरविंद केजरीवाल खुद उसके कारण रहे, या पार्टी ने कहीं गलती करी कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को 22 सीटें दी हैं? देखिए वरना जी, आप बहुत ही पढ़े लिखे और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और आप दिल्ली में काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए मैंने जैसा कि कहा कि इन्होंने जितने कर्म कर सकते थे, जितने कुकर्म कर सकते थे, जो कुछ कर सकते थे, जितनी गुंडागर्दी कर सकते थे, जितनी अपनी ताकत का मिसयूज कर सकते थे, इन्होंने सब कर दिया। जेल में डाल दिया, सभी लोगों को जेल में डाल दिया, मिनिस्टर्स को, नेताजी को, सबको जेल में डाल दिया। जो चक्रव्यूह इन्होंने रचा है ना, उसमें उस चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु इन्होंने बनाया वो दिल्ली की जनता को बनाया, और इन्होंने पूरी कोशिश करी। सब कुछ करने के बाद, सारे हथकंडे अपनाने के बाद, वोट परसेंट कितना? केवल 2% का। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हारे नहीं है। उनको किस तरीके से चक्रव्यूह में रच करके, किस तरीके से पावर का मिसयूज करके, उल्टे सीधे आरोप लगा करके, पीएमएलए का इस्तेमाल करके, ऐसे कानून का इस्तेमाल किया गया जिसमें कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट में क्या कहा है ना, अभी देखिए क्या बोला है, लगातार जो है सो जो एक संगीन अपराधी, ड्रग्स के मामले वाले, मनी लॉन्डर्स के ऊपर जो लगाया जाता है केवल रोकने के लिए। लेकिन मेरा फिर से सवाल है कि आप किसी व्यक्ति को जिसका उद्देश्य एकदम निश्चित हो, उसको कितना देर के लिए रोक सकते हो?
हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि कोई बहुत तगड़ा धावक है, अब उससे आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे तो उसको लगड़ी मार के एक बार गिरा दोगे, हो सकता है एक बार रेस जीत जाओगे। क्या तो भैया तुमने लगड़ी मार के गिरा दिया धावक को और जो है तुम जीत गए, लेकिन दोबारा कंपटीशन तो उस मैदान में उसी धावक के साथ करना है, कैसे जीतोगे? क्योंकि जनता तो पूछेगी कि भाई केजरीवाल से काम करके बताओ, आपको मौका नहीं दिया, 27 साल बाद दिया, इतने अच्छे आप लोग थे तो 27 साल तक दिल्ली की जनता ने आपको मौका क्यों नहीं दिया? दिल्ली के लोग तो बड़े पढ़े लिखे समझदार और काफी पॉलिटिकली अवेयर वोटर हैं। 27 साल बाद सोचो, 27 साल के बाद आप जीते और 27 साल के बाद भी कैसे जीते, सारे कुकर्म करके उल्टे सीधे करके जीते और 27 साल के बाद जो सरकार बनी है उसकी ये हालत है कि मात्र 5 महीने हुए हैं। आज देखो गरीब लोगों के साथ, जहाँ कहते थे झुकी जहाँ झुकी वहां मकान, वहां पे देखो तो जहाँ झुकी वहां इन्होंने मैदान बना दिया। 1 लाख से ज्यादा गरीब बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जिसको उनको विस्थापित कर दिया, सड़क पे बेचारे रो रहे हैं। और ये लोग जो है सो वादे करते थे और सारे के सारे जो 30 से 40 लाख लोग जो झुग्गियों में रहते हैं गरीब लोग हैं, जिसकी ये बात करते थे कि हम अंत्योदय करेंगे, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का भला करेंगे, आज उन सब के ऊपर में तलवार लटका करके छोड़ दिया। उनको रात को नींद नहीं आती है, बेचारे काम पे नहीं जा पाते हैं। बस उनका कसूर ये है कि वो गरीब लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जिनसे ये नफरत करते हैं। इसकी वजह से क्या हालत कर दिया है, आज पावर कट्स हो रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, आज स्कूलों की मनमानी हो रही है। आप देखो प्राइवेट स्कूल बेतहाशा जो है सो क्या बोलते हैं फीस बढ़ा रहे हैं। आज ही मेरी पत्नी बता रही थी, वाइफ बता रही थी कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनके अंदर एक डर होता था, वो ईडब्ल्यूएस के जो पेशेंट्स थे उसको कम से कम इज्जत देते थे, उनको उनका इलाज करते थे, उनकी बात सुनते थे, उनको दवाइयाँ देते थे। अब जो है सो ईडब्ल्यूएस के पेशेंट्स की वापस वो हालत हो गई है कि बेलगाम हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, अब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। वही स्थिति हो गई है जो पहले थी। तो मतलब आप सोचो कि ऐसी सरकार चलाने के लिए जनता ने आपको वोट दिया था, तो आने वाले 5 साल के अंदर में आप देखिएगा, आप इस बात को नोट करके रख लीजिए कि इनकी फिर से ऐसी विदाई होगी कि मुझे नहीं लगता कि 27 साल बाद भी ये लोग वापस आ पाएंगे। 70 की 70 सीटें जीतेंगे हमारे इस महाभारत के अंदर। आपको उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार वापस आएगी? पूरी नहीं, जिस तरह से 5 महीने के लोग सरकार चलाए हैं, मतलब पहले 5 महीने तो जनता को इंप्रेस करने के होते हैं, काम करने के होते हैं, दिल जीतने के होते हैं। चुनाव तो आप जीत सकते हो तिगड़मबाजी करके, जनता का दिल कैसे जीतोगे? जनता का दिल तो देखो काम करके ही जीता है। जनता का दिल जो है ना तिगड़मबाजी करके नहीं जीत सकते आप। तो ये चीज है मतलब। देखिए, जब आपकी पार्टी में थोड़ा क्राइसिस का टाइम आया, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए, आपके सारे शीर्ष नेतृत्व जेल में थी, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से इस्तीफा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया। फिर आपके ही पार्टी से आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि कम समय के लिए बनी आतिशी जी। तो क्या सारे एमएलएस ने आतिशी जी को एज ए मुख्यमंत्री एक्सेप्ट किया, या सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का डिसीजन था इसलिए आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे तो उससे पहले कि अरविंद केजरीवाल जी ने सभी विधायकों को, सभी निगम पार्षदों को बुलाया था। हमारी पार्टी बेहद लोकतांत्रिक पार्टी है और सबसे राय शुमारी करके तो उस मीटिंग के अंदर में एक मत था कि देखो, आज पूरी की पूरी जो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कौरवों की सेना हमें रोकना चाहती है, हमें इनके ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर आप सोचते हो कि जेल जाकर अरविंद केजरीवाल जी टूट जाएंगे, हमारी पार्टी टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हम जेल से सरकार चलाएंगे, ये भी भारत के इतिहास में पहली बार होगा। तो वो एक प्रोटेस्ट था, वो एक स्टेटमेंट था, और जो कि मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और जब इस्तीफा दिया तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने डिसाइड किया कि आतिशी जी मुख्यमंत्री बने। मीटिंग हुई, विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों ने एक मत से एक बात कहा, आज हमारी कोई औकात नहीं है, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जीते हुए हैं, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से जीते हुए हैं। जनता ने वोट दिया है कि अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे वो सभी विधायकों की सहमति हो। तो सब लोगों ने एक मत होकर के इस बात को कहा। फिर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने नाम रखा जिसमें सबने सहमति जताई। और आतिशी जी का जो कार्यकाल था छोटा जरूर था, लेकिन वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है।
आतिशी जी एक बहुत अच्छी मुख्यमंत्री साबित हुई, क्योंकि मैं विधायक था। मैं आपको बताऊं, मैंने कई बार उनको फोन किया काम के लिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ काम को लेकर के बड़ा समस्या रहती थी, तो हमेशा एक रिंग पे फोन उठाती थी। और जब उस कार्यकाल के दौरान मैंने कई जगह पे उनका विजिट करवाया, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे स्कूल का उन्होंने उद्घाटन किया था, तो एज ए मुख्यमंत्री जितनी मेहनत उन्होंने करी, जितना काम उन्होंने किया, जो कुछ वो कर सकती थी, जिस तरह की परिस्थिति थी, ऑफिसर सुन नहीं रहे थे, एलजी का मतलब पूरा कंट्रोल था, सरकार चारों तरफ से उन्होंने पंगु बना दिया था। सोचो कि उस डिफिकल्ट टाइम में आतिशी जी ने जिस तरीके से चीजों को संभाला, आतिशी जी ने जिस तरीके से काम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में तो कई बार आए उसमें, और मैं तो कई बार जनता बैठी होती थी सामने, और मैं आतिशी जी से बात करता हूँ, कुछ पानी का इशू था, कुछ उन्होंने फोन उठाया, उनकी नजरों में हो गया, देखिए मुख्यमंत्री जी ने फोन उठाया। तो इन सब चीजों का बड़ा फर्क होता है। देखिए, आतिशी जी के कार्यकाल में एलजी विजय सक्सेना का भी एक स्टेटमेंट आया था कि आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जैसे अच्छी मुख्यमंत्री, 1010 लीटर मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल या आतिशी, कौन ज्यादा अच्छी मुख्यमंत्री थी? एलजी सक्सेना तो खैर बदमाश आदमी, तो बदमाशी कर रहे थे, वो तो जानबूझ करके इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। और देखिए, दो चीज का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अब मेरे दो बच्चे हैं, आप पूछेगा कि आप अपने बेटा से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करते हैं? तो दोनों से प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों का इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। तो इन सब चीजों की तुलना नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी हम सबके नेता है, हम सबके मार्गदर्शक हैं, इस महाभारत के अर्जुन हैं, और आतिशी जी हमारी पार्टी की एक उभरती हुई बहुत बड़ी नेता है। मैंने उनसे बहुत साल पहले ही बात कही थी कि एक दिन देखिएगा आपका स्थान हमारी पार्टी में वही होगा जो कभी शायद स्वर्गीय सुषमा जी का स्थान भारतीय जनता पार्टी में था। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। कई बार क्या होता है ना कि जब आप किसी को तारीफ में या अप्रिशिएशन में कुछ कहना चाहते हैं, तो कई बार आपको एग्जाम्पल नहीं सोचता है, तो भाजपा का एग्जाम्पल हमने को दे दिया था, लेकिन वो मेरा कहने का तरीका था। तो आतिशी जी का अपना स्थान है, और हम लोग मतलब उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत मेहनती हैं, और सब अच्छा होगा भविष्य में, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। एक सवाल आपसे बिहार चुनाव को लेकर जी। अभी एसआईआर बिहार पे काफी बवाल है, तो बिहार में एसआईआर क्यों नहीं कराया जाना चाहिए? विपक्ष बार बार एक ही सवाल लेकर खड़ा हो जाता है, एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। तो एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन है, एसआईआर फिर तो होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? एसआईआर करिए, आपका अधिकार है, लेकिन अभी जो सवाल उठ रहा है वो टाइमिंग पे उठ रहा है और तरीके पे उठ रहा है। हमारा बिहार से आते हैं, आपको पता है कि 2 महीने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, आप 1.5-2 साल पहले कर लेते हैं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है घुसपैठिए है या वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, उसकी गहन जांच करिए ना, लेकिन क्या होता है वो मेरिट पे होना चाहिए, सही समय से होना चाहिए, ताकि मान लीजिए भगवान ना करे कुछ इधर उधर होता भी है, तो एक समय तो हो उसको करेक्ट करने का। इस वक्त जिस वक्त ये करने की कोशिश हो रही है और जिस तरीके से करने की कोशिश हो रही है, वो एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है, क्योंकि आपने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कहाँ करी? महाराष्ट्र में, वहां चुनाव जीतने के लिए आपने किया। आपने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश करी हरियाणा में, वहां चुनाव, और आप तो उस फॉर्मूला एकदम सेट हो गया है। अब आप वही चीज बिहार में करना चाहते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र को अगर बचाना है तो आपको सही मुद्दे के लिए लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए देश को इकट्ठा होगा। तो इसमें बात किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, यहाँ पे सबका अस्तित्व का सवाल है। अगर यही करते रहेंगे, मान लीजिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीतना है, तो फिर चुनाव होने का, चुनाव लड़ने का और चुनाव कराने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो लोग ऐसे चुनाव जीत जाएंगे। और फिर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब देखिए, अब क्या हो रहा है बिहार में, मतलब अब कम समय है तो वो अपने तरीके से अफरा तफरी मचा रहे हैं, और अफरा तफरी जब मचेगी तो गड़बड़ी करने के लिए सबसे अनुकूल माहौल है, क्योंकि बिहार में 20 साल से इनकी सरकार है। अब बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि भैया आपने शिक्षा पे क्या काम किया, आपने स्वास्थ्य पे क्या काम किया, आपने पलायन को रोकने के लिए क्या काम किया, आपने जो है सो रोजगार कितनों को दिया, आपने चीनी मिल जो वादा किए थे कि मोदी जी मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पिएंगे, उसका क्या हुआ, है ना? तो देखिए, बिहार की जो समस्याएं हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, कोई काम नहीं हुआ है ना? आप देखिए कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब है, आज देखिए कि करप्शन की कितनी स्थिति खराब है,
आज देखिए कि रोजगार नाम की कोई चीज ही नहीं है, निवेश कोई हो नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम बर्बाद है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है ही नहीं तो सर्विस सेक्टर कहाँ से आएगा, है ना। खेती आज भी जो है सो 150 साल पुराने तरीके से हो रही है, ट्रेडिशनल तरीके से हो रही है, उसमें भी कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई नया कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली क्या है कि बिहार के लोगों को इन्होंने मान लिया है कि वो तो पैदा ही मजदूरी करने के लिए, और जातिगत जंजाल में उनको उलझा करके उल्टा सीधा करके हम चुनाव जीतना है। इनका कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। आप डबल इंजन की बात करते हो, आपके पास तो सुनहरा मौका था, 11 साल से आप केंद्र में हैं, बिहार के लोगों ने तो आपको भर भर के वोट दिया। पहली बार तो 40 में से लगभग 39 सीट आपको दिया, आपके गठबंधन को दिया। तो बिहारी लोग वोट ही दे सकता है, और क्या देगा, जान थोड़ी देगा है। क्यों नहीं काम किया भाई बताइए, 11 साल में आपने कितनी फैक्ट्री लगाई, कितना निवेश किया, कितनों को रोजगार दिया, कुछ तो बताओ। बताने को कुछ भी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। लगता है कि वो जो स्पेशली वो हमारे नेता काट रहे हैं। हाँ, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बात कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत है तो काम की बात करो, काम की राजनीति करो, काम के नाम पे वोट मांगो बताओ। जैसे ही चुनाव आता है, जैसे ही चुनाव का माहौल बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बवाल चल रहा है। हिंदू मुसलमान करेंगे, अगड़ा पिछड़ा करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, या कुछ ना कुछ तो बवाल करेंगे। मतलब काम की तो बात संभव ही नहीं है। अरे 20 साल में क्या काम किए, कितनी सड़कें बनाई, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, उस पर बात करो ना। हिम्मत है तो काम। इसीलिए केजरीवाल से चिढ़े। इनको लगता है अगर केजरीवाल कामयाब हो जाएगा तो भाजपा को कौन पूछेगा। हर स्टेट में बोले अब शुरू हो गए ना कि हमें फ्री बिजली दो। हमारे स्कूलों में भी हमारे भी स्कूल का अच्छा है होना चाहिए। आपने देखा होगा बच्ची का वीडियो आया होगा बिहार से, सर ने उसको ट्वीट भी किया था। इससे खतरनाक क्या हो सकता है, आजादी के 78 साल बाद। मतलब एक बच्ची कह रही है कि हमारे पास स्कूल का कमरा नहीं है, हमारे को बैठने के लिए बेंच नहीं है। वो वहां पे क्या 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, क्या कर रही है फिर डबल इंजन की सरकार जो डबल बेंच डेस्क नहीं दे सकती है। तो ये देखो, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और शायद इन मुद्दों पे बात करने के लिए और लड़ने के लिए हम जैसे लोग आगे। एक चीज मित्रराज जी, देखिए जो 2 टर्म के एमएलए हो या एक्स एमएलए हो, मैंने देखा आप खुद ही ड्राइव करके आ रहे थे। नहीं तो नॉर्मली हमारे दिमाग में एक परसेप्शन होता है नेताओं के लिए, जो एमएलए है, एमपी है या एक्स एमएलए भी हो गए, बड़े तामझाम के साथ चलते हैं। तो क्या सच में इतनी सिंपलिसिटी आप लोगों के अंदर, या एक आप औरा तैयार करते हैं कि नहीं हम बड़े सिंपल लोग हैं? नहीं है एक्चुअली में देखा था क्या है कि दिल्ली में एमएलए की टेंशन बहुत कम है, तो अब चला रहे हैं गुजारा, खुद ही चला लेते हैं। क्योंकि आज तो आपने बुलाया था तो खुद ही चला करके आ गए। तो मतलब कहना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ काम पे ही ध्यान दिए आप लोगों ने अपने और क्या काम पे ध्यान देना चाहिए। और यही देखिए, यही तो डिफरेंस, यही सब चीजें हम लोग करने आए थे, इसी सब चीजों को बदलने आए थे। और आपने तो देखा जब हम 10 साल एमएलए थे तब भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। ऋतुराज जी, मैंने एक चीज देखा कि आप कुछ दिनों से, मैंने देखा आपके कुछ ट्वीट्स भी मैंने देखे थे, आप गिरमिटिया पे कुछ सवाल, मतलब कुछ स्टडी कर रहे हैं जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है, जिसके बारे में लोग मतलब शायद कुछ जागरूकता भी नहीं है। क्या है ये गिरमिटिया और आप ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली क्या है, मानव इतिहास का एक काला अध्याय है, उसमें 3 चीजें जुड़ी हुई है। एक है अफ्रीकन स्लेव्स, ठीक है, वो एक बहुत विस्तार चीज है, उस पर भी हम स्टडी कर रहे हैं। एक है गिरमिटिया। गिरमिटिया क्या है, बेसिकली अंग्रेज जो है वो बिहार से मजदूरों को, जो कि बहुत गरीब थे, उनको कुछ एग्रीमेंट करवा करके ले गए। वो कहाँ ले गए? मॉरिशस, गियाना, फीजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, ऐसे 5-7 देशों में लेके गए, और उनसे लेके गए बहुत इनह्यूमन कंडीशन में, और 3-3 महीने की यात्रा, 4-4 महीने की यात्रा पानी में उन्होंने किया जहाज के माध्यम से, और वहां पे जाकर के उनसे मजदूरी करवाते थे, शुगर केन की खेती कराते थे, और उनको कई सालों तक वेजेस नहीं दिए। उसके बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वेजेस के लॉज आए, तो उनको फिर वेजेस मिलना शुरू हुआ, तो उनको वापस नहीं आने दिया गया, जबकि एग्रीमेंट करा के ले गए थे कि 5 साल में आप वापस आ जाओ। तो जब उनको वापस आने की अनुमति मिली तब तक वो 3री-4थी पीढ़ी हो चुकी थी, तो फिर वो वहीं बसे। आज मॉरिशस, आपको पता है
बिहार में गिरमिटिया मजदूरों का देश है। अच्छा, तो एग्रीमेंट को बेसिकली गिरमिट कहते थे। ओके, वो अनपढ़ थे सब के सब लोग। तो गिरमिट गिरमिट कहते थे वो एग्रीमेंट को। ओके, तो उससे वो गिरमिटिया अच्छा, बेसिकली एक झूठ, एक धोखे की कहानी है जो अंग्रेजों ने उन बेचारे गरीब मजदूरों को दिया। तो 10.5 लाख मजदूरों को लेके गए थे अलग अलग आइलैंड्स पे। और आज आपको पता है, मैं मॉरिशस जब स्टडी करने के लिए गया था तो वहाँ पे टोटल जो आबादी है वो 12 लाख के आसपास है और 75% जो लोग हैं वो गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। और वो काफ़ी सुंदर, बहुत अच्छा देश है और इस तरह की स्टडी है। तो बेचारे वो बेसिकली क्या है कि बिहार के वो गरीब मजदूरों को जो धोखा दिया गया, जो उनसे झूठ बोला गया, जो उनके साथ अत्याचार किया गया, जो उनका शोषण किया गया, ये उसकी कहानी है। और मानव इतिहास, देखिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आप हैं तो मानव इतिहास के बारे में, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आपकी समझ ज़्यादा दुरुस्त होती है। जैसे अंग्रेजों के बड़े परोपकार, मतलब बड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पे भारत में, हमारे देश में। आपको पता है खास करके जो बंगाल रीजन, पहले बिहार भी बंगाल रीजन का पार्ट था 1912 से। तो जब तक अंग्रेज हमारे देश में रहे, आपको पता है 6.5 करोड़ लोग, आपको पता है फैमिली भूख से मरे। और 1943 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटिश मतलब प्राइम मिनिस्टर था, उसने तो भारत से सारे अनाज को ले गए यूरोप जहाँ पे वॉर चल रहा था। और जो ऑस्ट्रेलिया से जो 5 लाख टन गेहूं आना था फैमिन इलाके में, वो भी लूट करके ले गया यूरोप, जिसकी वजह से बंगाल और बिहार जो कि हमारा इलाका है, केवल 1943 में 40 लाख लोग तो भूख से मर गए। सोचो उनका वॉर से क्या लेना देना था। मतलब सोचो कि इस अवमाननीय चीजों का, इस इनह्यूमन चीजों के बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि मतलब उनका उस वॉर से कोई लेना देना नहीं था, उनका किसी चीज से कोई लेना देना था, उनको आपने भूखे मार दिया। हालांकि जिसका नतीजा हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड जीतने के बाद भी विंस्टन चर्चिल को इंग्लैंड के लोगों ने हरा दिया, चुनाव हार गया, लेकिन फिर भी उससे उसका गुनाह नहीं होता है। लेकिन भारत सरकार के हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ये होना चाहिए कि भाई तुम माफी मांगो, कम से कम माफी मांगने से देश के लोगों को ये सुकून होगा कि कम से कम तुम रिकॉग्नाइज करते हो जो तुमने किया है। भाई उससे वो पीड़ा तो नहीं कम हो जाएगी, लेकिन कम से कम एक सेटिस्फेक्शन तो होगी ना कि चलो उस चीज को रिकॉग्नाइज, आज तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जा रहा है। आज गिरमिटिया के साथ आपने जो किया, मजदूरों के साथ जो किया, आज आपको पता है उस देश के अंदर में हर घर पे, जैसे हमारे बिहार में तुलसी चौरा होता है, हनुमान जी का झंडा होता है, आपको पता है छठ घाट बने हुए हैं वहाँ पे, आपको पता है दुर्गा जी का 133 मीटर वो लगा हुआ है, उस पे स्टैचू बना हुआ है, शिव जी का बना हुआ है। तो आज भी वो भोजपुरी भाषा बोलते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, है ना। तो उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि वो वहाँ बस चुके थे तो उनको रहना वहाँ मजबूरी हो गई, क्योंकि तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। आज भी वो भारत को याद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी भारत आए नहीं हैं, तो पैसे जोड़ रहे हैं कि हम कभी भारत जाएंगे अपने रूल को पहचानेंगे। तो वो जो मानव इतिहास के अंदर में जो क्रियाकलाप उन्होंने किया, जो उन्होंने अवमाननीय जो चीजें करी, थोड़ा सा मुझे इन सब के बारे में जानने का, स्टडी करने का, रिसर्च करने का, ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जाना जा सके, उससे आपकी एक समझ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे और बेहतर और अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपको पढ़ना लिखना भी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, ये अच्छा होता है। वैसे भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पढ़े लिखों की सरकार है। हाँ, तो हो सकता है हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने लिखने का भी शौक है। तो अभी जैसे गिरमिटिया पे हमने स्टडी पूरी कर ली है, ऐसे ही अफ्रीकन स्लेव्स पे कर रहे हैं, फेमिन पे कर रहे हैं, क्योंकि उससे इन चीजों से के माध्यम से भी आपको बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीजों के जवाब। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए? इतनी सारी मतलब यहाँ से गई हुई जनता जो आज सफर कर रही है, उनकी पूर्वजों ने सफर किया है, क्या भारत सरकार को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए मोदी जी तो कहते हैं कि वो विश्व के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ गरीब लोगों की तरफ से कि जो उन्होंने गिरमिटिया मजदूरों के साथ किया, जो उन्होंने 6.5 करोड़ लोग जो भूखे मर गए उनकी नीतियों की वजह से, और सबसे रिसेंटली
1943 में जो 40 लाख लोग मर गए, उसके तो डायरेक्ट एविडेंस है कि भाई कैसे जो है सो अनाज लेके जाया गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर में सारा रीरूट किया गया। तो कम से कम जो है जो क्राउन है, जो क्या बोलते हैं अंग्रेजों के जो उनकी जो रानी है, क्वीन एलिजाबेथ के जो वंशज है, कम से कम वहाँ के जो राजा और रानियों को माफ़ी मांगनी चाहिए। कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन तो मिले कि जो गरीब लोग हैं कम से कम उनकी आत्मा को शांति मिले। कम से कम जो उन्होंने अमानवीय हरकत करी, जो उन्होंने किया, कम से कम उसको रिकॉग्नाइज तो कम से कम करना चाहिए। और उसके लिए भारत सरकार को कम से कम डिमांड तो करनी चाहिए उनके साथ में। हमारी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा होना चाहिए, हमें इसके लिए दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है सो इसको बुलाया नहीं जा सकता। और मुझे तो लगता है कि देश भर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ये पाठ्यक्रम। ये वाला जो पार्ट है कि अंग्रेजों के शासन काल में जो 6.5 करोड़ लोग भूखे मर गए, बंगाल फेमिन, बिहार फेमिन, इसकी तो जो कहानी है ये हमारे बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, निर्मितिया के बारे में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास होता है इसीलिए। इतिहास से आप सीखते हैं और उससे जीवन में सीख करके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारे मतलब स्टडी का भी पार्ट होना चाहिए, इतिहास का पार्ट होना चाहिए, और उनको माफ़ी मंगवाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। इसलिए मैं तो बस ये निवेदन करता हूँ आपसे, मोदी जी आप बहुत बड़े आदमी हैं, उसको मान जाइए। बिल्कुल ऋतुराज जी, देखिए मेरी शुभकामनाएं, मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ है। जल्दी चाहेंगे कि इस देश में बदलाव लाने वाले लोग, दिल्ली में बदलाव लाने वाले लोग जल्दी से वापस आए, और हम चाहेंगे वापस आपको फिर से उसी तरीके से एमएलए के रूप में देखें, उससे भी बड़े ओहदा में देखें। और दिल्ली में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई आज इतने देश की आज़ादी के इतने सालों के बाद भी शायद ये देश लोकतंत्र के लिए आज भी जूझ रहा है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे देश को, जो इस व्यवस्था को बदल सके, जो ये ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही है उसको बदल सके, और जो सच में इस देश में बेनिफिशरी है वो बेनिफिट्स उन तक पहुंच सके। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे शो। थैंक यू सो मच।